दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं आज आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं कामरान बहादुर। जी हां, कामरान बहादुर जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, प्रभारी रह चुके हैं झारखंड के भारतीय जनता युवा मोर्चा के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे चूँकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और वे बड़ी बात और इसलिए भी है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और पूरी जिम्मेदारियों को वो निर्वहन कर रहे हैं। हम बात करेंगे। कामरान भाई आदाब, नमस्कार। नमस्कार मनोज भाई, सबसे पहले आपका स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका, आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोज जी, आपके क्या सवाल है? जी, प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपामय हो रहा है देश, और पीएम सीएम डीएम सभी लोग भाजपा के। नहीं, डीएम तो नहीं कह सकते आप, पीएम सीएम। जी, अच्छी बात बताई आपने। कुशल शासक जब होगा तभी सरकारी मशीनरी बेहतर काम करती है। कामरान भाई, आपको अल्पसंख्यक मोर्चा में बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, ऐसे में आप भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और भाजपा से नाराज़गी रखते हैं? नहीं मनोज भाई, जो नाराज़गी का प्रश्न है ये अब मिथ, एक तरह से मिथ है। कोई नाराज़गी नहीं है अल्पसंख्यक का, बल्कि जितना अल्पसंख्यक समाज इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण जो मैं देख रहा हूँ, इससे पहले शायद कभी नहीं देखा गया। और जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें जो भय का माहौल था, डर का माहौल था, वो धीमे धीमे अब जो है समाप्त होने लगा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता पड़ रहा है। जिस तरह से मुसलमानों को, स्पेशल अल्पसंख्यक समाज में मुसलमानों को जिस तरह डराया जाता था, जिस तरह से भाजपा का खौफ दिखाया जाता था, वो आज मुझे देखने को नहीं मिलता है। रीज़न ये, इतनी तेज़ी से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना हूँ, मेरे पास अपने कम से कम 800 रिज्यूम मेरे पास हैं यहाँ पे अल्पसंख्यक से, मतलब मुसलमानों के। अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ एक विशेष वर्ग मुसलमानों के मेरे पास 813 रिज्यूम मेरे पास हैं। आप युवाओं को आकर्षण देखिए। उन रिज्यूम्स में क्या है आपके पास, किस तरीके के रिज्यूम है? इस प्रकार हैं, हर कोई भाजपा से जुड़ना चाहता है, हर कोई जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में आना चाहता है, भाजपा के साथ किसी भी तरह कनेक्ट होना चाहता है, मतलब भाजपा का कार्यकर्ता बनना चाहता है। कनेक्ट नहीं होना चाहता, वो रिज्यूम इसलिए आए हैं, वो भाजपा का कार्यकर्ता बनना चाहता है। कामरान भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन वहाँ जिसको मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की पार्टी जो कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी हो या हमारी समाजवादी पार्टी हो, और इसके अलावा नई नई पार्टियां आ रही हैं जैसे चंद्रशेखर साहब की पार्टी हो या शिवपाल जी की पार्टी हो, ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है ना, और चुनाव में दिग्गज नेता आपके मुकाबले पे खड़े हुए। कई राज्यों में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश पर पैनी नज़र है लोगों की। उत्तर प्रदेश में इतने दिग्गजों के सामने आपकी रणनीति किस तरीके से चल रही है और कैसे आप मुस्लिमों को एडजस्ट कर रहे हैं? अभी अल्पसंख्यक मोर्चा का अभी विस्तार हुआ और लगभग हमने 44,000 पदाधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरे प्रदेश भर में बनाए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा का जो इतना बड़ा विस्तार, जो पहले जिस तरह 44,000 मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अल्पसंख्यक विच में जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं 16,000 हमारे पास अल्पसंख्यक एक्टिव कार्यकर्ता हैं। एक्टिव जिसे कहते हैं भाजपा के सक्रिय सदस्य। तो इतनी बड़ी फौज अब मुसलमानों की हमारे पास, स्पेशल मुसलमानों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं मुसलमान अल्पसंख्यक समाज में सिख समुदाय भी बहुत तेज़ी जुड़ रहा है, जैन, बौद्ध, ये भी हमारे साथ बहुत तेज़ी जुड़ रहे हैं। इसमें जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो भी बहुत तेज़ी जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का आकर्षण मैं भाजपा की तरफ देख रहा हूँ, शायद पहले कभी नहीं देखा गया। नहीं, पहले कैसे देखते? आप सत्ता में नहीं थे पहले, और जब सत्ता में आए तो भयभीत अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, दबा कुचला समाज एकदम अपने बचाव के लिए, मुझे तो लगता है कि बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। जो नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, आदरणीय हमारे प्रधान योगी जी 18 घंटे ये काम कर रहे हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जन कल्याण योजनाओं के लिए। और इसीलिए आकर्षण जो है स्पेशली भाजपा की तरफ इसलिए है कि भाजपा जो है आने वाले दिनों में वो फ्यूचर का हमें दिखता है। मुसलमानों को भी भाजपा में फ्यूचर दिखता है अपना, ये एक बड़ी वजह है आकर्षण का। ये नहीं फ्यूचर सीएए, एनआरसी और अन्य मामलों में भी तो दिख रहा था। नहीं, देखिए सीए का जहाँ तक सवाल है, सीए का जो प्रोपेगेंडा विपक्ष के द्वारा चलाया, सीए जो है नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता छीनने का नहीं था। जो
उसके बाद जो एनआरसी का जो जो उसमें सफुका लगा दिया गया, उससे लोग गुमराह हुए। इस कारणवश अब लोग जागरूक हो रहे हैं, धीमे धीमे सीए को पूरा समझे हैं। और एनआरसी की जहाँ तक बात थी, एनआरसी सिर्फ और सिर्फ असम के लिए था, पूरे देश के लिए अभी एनआरसी नहीं है। अभी तो सीए जो 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 व्यक्ति, सीए सिर्फ कानून, मतलब नागरिकता देने का कानून है, किसी को नागरिकता छीनने का कानून नहीं था। तो लोग गुमराह हुए हैं, अब लोग समझ रहे हैं इसको। राजनीतिक पार्टी ने जिस तरह लोगों को, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और दीगर पार्टियों ने जिस तरह उसको भुनाने का काम किया, वो भुना नहीं पाए, उसमें सफल नहीं हो पाए वो। मुसलमान भी समझ गया कि वो सीए जो है सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, किसी नागरिक छीनने का कानून नहीं है। नहीं, अगर ऐसा था तो दिल्ली में लगातार प्रदर्शन चलते रहे महीनों। अगर कोविड ना आता तो शायद ये प्रदर्शन और भी रहता आगे। वो आपको पता है प्रदर्शन जो है किस प्रकार चलते हैं, किस तरह का मतलब ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा था वो पॉलिटिकल, जितना भी जो प्रदर्शन था वो ऑर्गेनाइज था। कांग्रेस का वो प्रोपेगेंडा था जो दिल्ली में चला। नहीं, अगर प्रोपोगंडा की बात करेंगे तो कामरान बहादुर जी, आपका नाम ही एकदम बहुत ही बड़ा रेस्पेक्टेबल है, बहादुर। बहुत अच्छे काम करने वाले लोगों को ये पदवी मिलती है। आपने बताया कामरान भाई कि वो सब प्लान था या षड्यंत्र था, तो क्या षड्यंत्र किसान आंदोलन में भी चल रहा है? अब किसान आंदोलन को देखो, एक वर्ग के किसानों का जो आंदोलन कर रहा है। आप देखिए जहाँ बॉर्डर पे जो देख रहे हैं, आज भारत बंद का आह्वान था, कितना बंद भारत, अच्छा आप बताइए। नहीं, भारत बंद का आह्वान था तो पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, आप ये नहीं कह सकते। मैं क्वारसी चौराहे से निकल रहा था, तो वहां पर बहुत सारे पुलिस के जवान और कई थाने की फोर्स खड़ी। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप इसको देखिए, क्या बंगाल में भारत बंद का असर दिखा? क्या मैं पूछता हूँ, जहाँ भाजपा की सरकार में साउथ इंडिया में कहीं भारत बंद का असर दिखा? आप मुझे बताइए। भारत देखिए, ये एक चुनिंदा लोगों का आंदोलन बनकर कामरान भाई, प्रदर्शन करना, नाराजगी रखना भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उसको दल बल से और प्रेशर से रोका नहीं जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए आपकी धारणा है कि किसी दल बल, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन जो चंद लोग हैं जिनका जो ये आंदोलन को चला रहे हैं, षड्यंत्रकारी आंदोलन में इसको कहूँगा। आखिरकार ये षड्यंत्रकारी हैं कौन, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये षड्यंत्रकारी लोग जो है, देखिए आपको स्वयं सब पता है। एक छोटे से कुछ 10-5 लोग मिलकर इस आंदोलन को अब चला रहे हैं। और हम लोग किसानों की आय को दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम जो है किसानों की आय को, किसान को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा सबसे बड़ी योजना भी जो कहते हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र 8,000 रुपये पर किसान जो जा रहे हैं, लगभग ये किसानों को दी गई सबसे बड़ी आर्थिक मदद है अभी तक इतिहास में। आप कामरान भाई 3 महीने में अगर 2,000 रुपये दे देंगे तो इसको आर्थिक मदद नहीं बोल सकते। किसान किस तरीके से कोविड के बाद बेरोजगारी से खामियाजा भुगत रहा है। अब माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, फिर उसके बाद कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आखिर वो रोजगार और 15 करोड़ का क्या सफुका था, वो आखिर क्यों छोड़ा गया सत्ता में आने के लिए? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता कई बार इसको बता चुके हैं। कई बार आपने उसको किस तरह चलाया मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो एक कहते हैं ना, वो हमने 2 करोड़ रोजगारों का वादा किया, वो हम रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो प्रयास हमारे हैं, देखिए जो कांग्रेस का इतना बड़ा जो शासनकाल जिसको कहते हैं, उसमें जो कांग्रेस ने जो खाई खोदी हैं, उसमें उसको भरने में हमें समय लगा। आज जिस तरह से कोविड आने के बाद कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया बनाने में जो शुरुआत की, क्या वो खाई लग रही है आपको? क्या कांग्रेस ने बड़े बड़े जहाज दिए, उड़न खटोले लाए, क्या वे खाई लग रही हैं? क्या सेना के लिए उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपडेट किया, क्या वे? सेना के लिए कोई डिजिटल कहाँ कर रहे कांग्रेस के दिन नहीं, मैं बता दूं आपको। डिजिटलाइजेशन हो रहा था, पूरी दुनिया में हो रहा था। तो जो टेक्नोलॉजी जब पूरी दुनिया में आती है तो भारत के पास भी आई। कंप्यूटर जो था सबसे पहले राजीव गांधी वाले लाए थे। अगर आप उसको कह दें, कंप्यूटर क्रांति का जनक जरूर कहा जाता है उनको, बिल्कुल कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर लेके चलते थे जहाज में, बड़े जहाज में चलते थे। ऐसे क्रांति नहीं होती है कि एक जहाज में कंप्यूटर जाएगा, एक जहाज में बेचारे आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक जहाज में कंप्यूटर ले चलते थे, वो उनका अपना शौक था। आप उसको कंप्यूटर क्रांति से जोड़ते हैं। असल में जो देखिए, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ही शानदार तस्वीरें देखने का मुझे अवसर मिल रहा है, और मैं तो आपको भी साझा करना चाहूँगा इन तस्वीरों को। देख सकते हैं हमारे माननीय आडवाणी जी की फ़ोटो आप देख सकते हैं, जो कि पूरे तरीके से भाजपा से लुप्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे कामरान भाई से के ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में एक बहुत ही शानदार तस्वीर लगी हुई है।
और साथ में हैं देश के खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, और देश के या कह दूँ विश्व के सबसे बड़े पार्टी के नेता और सबसे युवा देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। एकदम देख के सच में ऐसा लगता है कि 56 इंच का सीना हो जाता है मोदी जी को देख के। और ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री जी हैं और स्माइल फेस में कामरान भाई के साथ में हैं। उसके बाद में देश के पूर्व गृह मंत्री रहे और वर्तमान में रक्षा मंत्री और फिलहाल में रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हमारा इनसे अटैचमेंट इसीलिए है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के, और इनकी जितनी तारीफ करी जाए सच में उतनी कम है। इन्होंने काफ़ी त्याग बलिदान के बाद में उत्तर प्रदेश में बहुत से काम किए। तो अब मैं साथियों कामरान भाई के पास दोबारा आ चुका हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें मुझे देख कर एकदम बार बार लग रहा था कि मेरा ध्यान आकर्षित हो रहा था उधर, इसीलिए मैं इन तस्वीरों की ओर बढ़ गया। तो हम अगले संघ जो परिवार है उसकी पिछले दिनों बड़ी आलोचना होती थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग संघ परिवार से बड़ी नज़दीकी रख रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या उनको एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है जो वो संघ परिवार की ओर जा रहे हैं? क्योंकि उसका जैसा लोगों का कहना है, विरोधियों का कहना है कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। जैसे आज संघ के बारे में जो आपने बताया, संघ के करीब मुसलमान जा रहा है। अब अल्पसंख्यक समाज जो है इस बात को समझ चुका है कि संघ जो है एक राष्ट्रवादी संगठन है। जिस तरह से संघ को प्रचारित किया जाता था, राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर। आज कोई देश में क्या पूरी दुनिया में अगर किसी भारत की संस्कृति को बचाने का काम कोई कर रहा है तो वो संघ कर रहा है। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। संघ जो है कोई संघ के बारे में जो धारणाएं बनी हुई थी मुसलमानों में से, वो धीमे धीमे खत्म हो रही है पूरे अल्पसंख्यक समाज से। संघ के ने अभी कहा कि भारत का जो मुसलमान है वो हमारा ही अपना भाई है। संघ के संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने इस बात को अभी कहा, सार्वजनिक तौर पे कहा। तो ये बड़ी बात है मुसलमानों के लिए। इस बात को तो मैंने अक्सर इंद्रेश जी से भी कहते सुना है कि वो मुस्लिम समाज के हितैषी हैं। हाँ, वो काफ़ी जो है मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने सवाल पूछा इंद्रेश जी से मुताल्लिक, इंद्रेश जी संघ के बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर लीडरों में से एक हैं और मुस्लिम राष्ट्र मंच को वो चलाते हैं। मुस्लिम राष्ट्र मंच के मतलब वो संस्थापक और संयोजक हैं। तो इंद्रेश जी के जहाँ तक मुताल्लिक है, वो सारे मतलब जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक के लिए उन्होंने काम किया, कश्मीर के मुद्दों पर उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया। कश्मीर के मुद्दा जो है, कश्मीर को लेकर जो आज जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जो मतलब बहुत बड़ा जो उनका उसके पीछे कार्य वो इंद्रेश जी और हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को जाता है। ऐसी बात नहीं। पिछले दिनों मेरी एक महाराष्ट्र के सज्जन से बात हो रही थी, मैं उनका नाम बता दूं, बामन मेजराम साहब। बामन मेजराम जी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि मुस्लिम बचाव के लिए, या दूसरे तरीके से कह दूं कि अभी आजकल जो रैलियां हो रही हैं भाजपा की, उसमें मुस्लिम समाज के लोग टोपियां लगाकर और भगवा कलर के कुर्ते पहनकर गले में बीजेपी के झंडा लेकर घूम रहे हैं। ये दिखावटीपन है उनका या अंदरूनी प्रेम? नहीं, ये आकर्षण है। देखिए, आप देखिए, मैं बता दूं आपको, भारत का मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज किसी पार्टी के साथ भी वो आज अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंतित है। हर एक समाज चिंतित रहता है सुरक्षा को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जैसा माहौल चला, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज समाप्त हो चुका है। गुंडों में खौफ है। गुंडे या तो कहीं चले जेल, या तो जेल में, या कहीं प्रदेश को छोड़ के भाग गए। तो जो अल्पसंख्यक समाज है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है भाजपा के साथ। आज आप कहते हैं डर के साथ नहीं। जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो 800 साढ़े 800 रिज्यूम जो है भाजपा में पदाधिकारी बनने के लिए आए, तो बच्चे में कुछ बन जाए, कार्यकर्ता बन जाए कुछ। कामरान भाई, आपकी बात अच्छी है, आया है, लेकिन आपने मुझे लगता है बहुत दिनों से जेल घूमने नहीं गए। कभी जेल जाइए। मैं जेल लगी, जहाँ पर बहुत से दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यकों की लंबी कतार है अपराधित लिस्ट की। क्या आपके पास आंकड़े नहीं है? मेरे पास बिल्कुल आंकड़े हैं इस बात को। 2014 के बाद अल्पसंख्यक समाज जो ट्रायल जितने भी हमारे बंदे मतलब ट्रायल जो कैदी थे उसमें कमी आई है। मैं बताता हूँ आपको, 70% 2014 के बाद जो है 17%, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो से उठा के देख लीजिए आंकड़े, 17% की कमी आई है। आप कोई बड़ा दंगा इस मतलब 2014 के बाद कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है।
और मैं बता दूं आपको, कोई बड़ा आतंकवादी कोई घटना इस देश में नहीं हुई है। तो ये एक नहीं, आतंकवादी देश की घटना मान्यवर आपको पता होनी चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने सैनिक अपने परिवारों को छोड़कर सरहदों पर रुके हुए हैं और अंतर कलह के लिए हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स देखिए है, आप तो वो श्रेय उनको जाएगा, ना कि नेताओं को। मैं सेना को पूरा श्रेय सेना को जाएगा। सेना के जवानों को जो जो सरहदों पे काम कर रहे हैं उनको हम नमन करते हैं। हम उनको बिल्कुल नमन करते हैं। उनके लिए जो हमारे दिलों में, हिंदुस्तानी के दिल में जो जगह है, वो बिल्कुल अलग तरह की एक जगह है उनके लिए, हमारे लिए। और वो बिल्कुल इसका श्रेय उनको ही जाना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल विल जो 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 बात होती है कंट्री टू कंट्री, उस डिप्लोमेटिक में पाकिस्तान आज अलग थलग सा पड़ गया है, जहाँ से जो कहते हैं कि आतंकवाद का जनक है। बिल्कुल आतंकवाद का जनक कहने में मुझे कोई बुराई नहीं, कोई गुरेज नहीं। जो आतंकवाद का जनक था, आज वो पूरे विश्व के पटल पे अकेला नज़र आता है। तो ये एक कहता हूँ कि ये विजय है हमारे देश की, एक कहते हैं कि विदेश नीति और रणनीति है मोदी जी की, जिसके कारण ऐसा हो पाया है। सह प्रभारी बनाया गया अनुराग ठाकुर जी को जी। और प्रभारी बनाया गया आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को। तो ये देखिए, ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कहते हैं ना इम्पोर्टेंट क्यों है लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए कि आबादी के एतबार से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ आबादी है इसकी। है लगभग कहते हैं 57,607 यहाँ गाँव हैं, 75 ज़िले हैं यहाँ पे। तो बहुत इस एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहते लगभग 1/3 आबादी यहाँ रहती है। इसलिए सारी पॉलिटिकल और पार्टी, कई प्रधानमंत्री भी दिए उत्तर प्रदेश ने। नहीं, प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो जीतेगा वो तो दिल्ली जीतेगा। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है। ये एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एतबार से इम्पोर्टेंट है। अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले किसान है। आंदोलन मैं नहीं उसमें मानता। क्या आपको चुनाव में खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा बंगाल की तरह? बिल्कुल कुछ हमें कोई उसका हमें मानते नहीं हो किसानों का आंदोलन। वो एक लोग, हम ना वर्ग का भी नहीं कहता मैं, वो चंद लोगों का आंदोलन है। मैं वर्ग भी नहीं कहूँगा, वर्ग भी नहीं है वो, कुछ चंद लोगों का आंदोलन है। जो कर रहे हैं वो करते रहें भाई। लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने अधिकार है, वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह किसानों की मांग आप देखिए, जिस तरह हम प्रतिबद्ध हैं किसानों की आय को दूनी करने में, वो हम कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपने वोटर, सपोर्टर, सहयोगियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास का बस यही है कि विश्वास, जैसे कहा गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास का मतलब यही है कि बस हम आपका विश्वास ही चाहते हैं। वोट सेकेंडरी चीज़ है, वोट तो सेकेंडरी चीज़ है। हम अल्पसंख्यक को ये इंश्योर करना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार, देश की सरकार अल्पसंख्यक समाज को के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। भाई, कोविड के बाद लोग बेरोजगार हुए और काफ़ी परेशानी में रहे, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की आप लोगों द्वारा? देखिए, यहाँ तक कोविड का सवाल है, आपने कोविड के ऊपर सवाल पूछा। कोविड एक महामारी थी, कहते हैं एक प्रलय था। आज वो समाप्त हुआ। हमने जब दल अपने एसी में बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक जो है सड़कों पे जाके लोगों के लिए काम कर रहे थे। अब उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना, जैसे फ्री राशन की योजना जो माननीय मोदी जी ने चलाई है। 1 यूनिट पे आप 5 किलो आपको उसमें गेहूँ हैं, चना है और चावल है। एक पर यूनिट ये हर परिवार को, गरीब परिवार को दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी राशन वितरण योजना है। इससे बड़ी योजना पहले नहीं, कभी नहीं है। तो कोविड जो है एक प्रलय थी। प्रलय के बाद परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। धीमे धीमे हम लोग समानता की ओर बढ़ रहे हैं। टीकाकरण चल रहा है। आप देखो कि दुनिया जो है जहाँ वैक्सीन के लिए लड़ रही है, आज हमारे पास 3 4 टीके मौजूद हैं। और लगभग आज का आंकड़ा दिखाऊं, 84 करोड़ लोगों को टीका अब तक लग चुका है। और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान जो है, जो वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। आप, मुझे यहाँ तक जानकारी है, जो मिडिल ईस्ट के हमारे कंट्री हैं, उसमें कुवैत, कतर, आबू धाबी, अल खोबर, इस 4 से 6 कंट्री, जॉर्डन,
इनमें जो है लगभग 60 से और 25 डॉलर का टीका जो हमें फ्री में लग रहा है वहाँ मिल रहा है। तो वैक्सीन के लिए जब दुनिया जूझ रही है वहाँ पे आज वैक्सीन उपलब्ध है, और कोविड से जितनी तेज़ी से हम लोग उभर रहे हैं तो और शायद कोई कंट्री उभरा नहीं। लगातार आज़ाद समाज पार्टी प्रदर्शन करती रहती है कि अभी लगातार अलीगढ़ में बाकायदा विज्ञापन जारी हुआ कि हम इन पीड़ित बलात्कार पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, और ऐसे में सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, विपक्षियों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक मैं लॉ एंड ऑर्डर की ज़्यादा जब बात करूं, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के सर्वे उठा के लिए आजकल सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में आबादी के एतबार से आप देखिए, आबादी के एतबार, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे आंकड़ों के फेर में जो है आप फंस जाएंगे। आप आबादी के जो 24 करोड़ आबादी है उसके एतबार से देखेंगे तो अगर आंकड़ों के एतबार से देखेंगे, आबादी के एतबार से देखेंगे तो हम लोग 17वें नंबर पर, 17वें नंबर पर आते हैं, बता दूँ आपको। आप देख लो, नेशनल क्राइम ब्यूरो को उठा के देखो, आप आंकड़े यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी आपसे बात करने से पहले मैं पढ़ रहा था उसको। हाँ, अब ये उसको आंकड़ों में फंसा के अगर विपक्षी कहें कि यहाँ अपराध ज़्यादा है, भाई गुंडे जो है इस प्रदेश को छोड़ के भाग गए थे ना। मैंने तीन चीज़ों के लिए इस प्रदेश सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा। एक सबसे पहला है जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, सपा के गुंडे और बसपा के गुंडे जो है थानों में घुस के क्या तांडव किया करते थे जब सरकार नहीं थी, आज वैसा नहीं है। आज ब्यूरोक्रेसी अपना मतलब कहते हैं अपने अच्छा काम कर रही है। और जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारे आदरणीय योगी जी हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह का कार्य लॉ एंड ऑर्डर को लेके हुआ है, शायद पहले मैंने देखा नहीं। मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ तब मैंने देखा नहीं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भीड़ से इलाके हैं जो सहारनपुर के आस पास लगे हैं, और रात को 12 बजे तक भी एक महिला को मैंने घूमते देखा, 2-3 महिला घूम रही थी वहाँ पे। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जो भयमुक्त माहौल है उत्तर प्रदेश में, ऐसा माहौल पहले लॉ एंड ऑर्डर को नहीं था। दूसरा, सड़कों का जाल जिस तरह बिछाया गया है, एक मैं कहता हूँ सड़कों का जाल जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम आप देखेंगे। अभी ईस्ट यूपी के दौरे पे हम लोग गए थे, पूरा ईस्ट यूपी का दौरा करके आए हैं। और मैं 2011 में भी वहाँ गया था, चुनाव से पहले। मैंने देखा बिल्कुल बदला हुआ उत्तर प्रदेश मुझे वहाँ नज़र आया। ज़बरदस्त सड़कें हैं, कहते हैं सड़कों के लिए तो उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है। उसमें आदरणीय योगी जी का योगदान, केंद्र सरकार में मोदी जी के बधाई के पात्र हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। सड़कें उम्दा सड़कें जिसे कहते हैं कि एक मतलब मिसाल हैं। अब आदर्श, अगर आप देखें आदर्श के तौर पे हैं उत्तर प्रदेश, सड़कों के मामले आदर्श के तौर पे वर्ल्ड हो सकता है हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश जैसी सड़कें ना हो। मैंने ये देखा कुछ हाईवेज जैसे मैं बात करूँगा हाईवेज़ की, तो जो लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से के ऊपर से नई सड़क जा रही है, वो क्या है, कौन सी सड़क है बताता हूँ मैं, कुछ का भूल रहा हूँ। उसका मैं प्राथमिक काम के लिए मतलब 16 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बनी, मतलब उसमें ही उसका निर्माण हुआ, पॉलिसी भी उसी में बनी। वो इतनी ज़बरदस्त सड़क थी, मैंने शायद देखा कि मैंने कभी विदेश में ऐसा एक मॉडल देखा था कि उसमें रबर की कोडिंग हो रही थी। तो इस तरह का रोड मैं इससे पहले नहीं देखा मैंने कभी हिंदुस्तान में। साथियों, आप थे हमारे साथ कामरान बहादुर, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्व प्रभारी झारखंड, और साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा कामरान भाई से मुलाकात हुई। दोस्तों, मैं हूँ स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और आप मुझको देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, मुझे अपनी बात बता सकते हैं फेसबुक पेज पर मनोज अलीगढ़ी, और यूट्यूब चैनल मनोज अलीगढ़ी के नाम से आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्रेम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।